Good morning students. I am TRS Pali from RSV number 4 रूपनगर। बच्चों, आज हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन, जैसा कि हम जानते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन में पचा हुआ खाना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, जिससे एनर्जी मिलती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इतना हम रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं। जंतुओं में श्वसन हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पहले हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आज जानते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से काम करता है। ये देखिए, डायग्राम हमने इधर बना दिया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, मानव श्वसन तंत्र। ये देखिए, ये यहाँ से शुरू होता है। ये नोस्ट्रिल्स, ये इसको नासाद्वार बोलते हैं। ये नाक में जो दो छिद्र होते हैं, इनसे वायु एयर यहाँ से एंटर करती है और ये एक पैसेज है, इसे हम नेसल पैसेज बोलते हैं। ये यहाँ पर आकर के फेरिंग्स यहाँ पर आकर के मिलता है। इसके साथ साथ ये जो खाना जो हम खाते हैं, तो उसका भी जो है ये एक पैसेज है, ये भी फेरिंग्स में आकर के मिलता है। फेरिंग्स वो जगह है जहाँ पर फूड और एयर आकर के दोनों मिलते हैं। लेकिन होता क्या है कि फूड पाइप यहाँ से अलग हो जाता है और विंड पाइप अलग होता है। यहाँ तक ये कॉमन रास्ता यहाँ पर होता है। फेरिंग्स में ऐसा होता है कि या तो फूड ही अंदर जाएगा या फिर एयर जाएगी। ये एक तरह का यहाँ पर जो है एक कवरिंग होती है। अगर वो फूड पाइप पर कवर हो जाता है तो एयर जा सकती है, और अगर एयर पाइप पर कवरिंग हो गई तो फूड जा सकता है। यानी एक बार में या तो फूड जाएगा या एयर जाएगी। इस हिस्से को हम फेरिंग्स कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हैं, तो कई बार जो विंड पाइप होती है उसमें कुछ फूड पार्टिकल्स चले जाते हैं, तो जिससे हमें बहुत तेज से कफ खांसी उठती है, जिसे हम फंदा लगना बोलते हैं। तो वो कई बार हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर फेरिंग्स में विलाई होते हैं, वो उस फूड पार्टिकल्स को इस तरह से निकालते हैं, और जब वो फूड पार्टिकल्स निकल जाता है तब हमें थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि फिर जो है एयर सही से जानी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद ये एक जगह आती है, ये लैरिंग्स। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ये जो हम बोलते हैं, तो ये सारी ध्वनियाँ यहाँ से लैरिंग्स से निकलती है। और आगे अगर हम चलें तो ये एक पाइप है जिसको हम ट्रैकिया या विंड पाइप बोलते हैं। ये ट्रैकिया जो होता है, इसमें कुछ रिंग्स होते हैं इस तरह के। ये रिंग्स कार्टिलेज के होते हैं। कार्टिलेज एक, ये समझिए, ये एक टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे बोन्स की तरह से इसको मानिए। बहुत ही सॉफ्ट बोन्स, जैसे हमारी ये ईयर देख रहे हैं, कान, ये बहुत ही सॉफ्ट है। ये कार्टिलेज का बना हुआ। ये नोज भी हमारी कार्टिलेज की बनी हुई है। ये टिश्यू है कार्टिलेज। इसी प्रकार से ये रिंग्स बने होते हैं कार्टिलेज के। ये क्यों होते हैं? ताकि विंड पाइप कोलैप्स ना हो, पिचक ना जाए, इसलिए ये रिंग्स होते हैं। फिर आगे ये रिंग्स यहाँ पर ये ट्रैकिया में होते हैं, और ट्रैकिया यहाँ पर आकर के ये दो भागों में ये डिवाइड हो जाती है। इसे हम ब्रोंकी कहते हैं। ये दो ब्रोंकी में ये और ये मिला के ये ब्रोंकी में डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकी तक भी कार्टिलेज होते हैं। इसके बाद ये आगे फर्दर डिवाइड होती है ब्रोंकियोल्स में। ये ब्रोंकियल्स है, ये ब्रोंकियल्स है, ये ब्रोंकियल्स है। इस तरह से ये बहुत सारी ब्रांचेस में
डिवाइड हो जाते हैं और ब्रोंकियल्स का जो एंड पॉइंट होता है वो इस तरह से वो एल्वोलाई होते हैं। ये बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर समझिए, ये बहुत ही पतले होते हैं, झिल्ली की तरह के, बैलून्स की तरह के। और ये जो है ये जब हम एयर इनमें भर जाती है तो ये फूल जाते हैं और जब इनमें से एयर निकलती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसमें जब यहाँ से एयर दी जाती है, हाँ एक चीज और बताऊं आपको, नॉस्ट्रिल्स में ये जो नेसल पैसेज है इसमें कुछ हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। जब भी एयर यहाँ से नोस्ट्रिल से जाती है तो ये चिपचिपा पदार्थ डस्ट पार्टिकल्स को अपने में रोकता है, हेयर्स रोकते हैं और चिपचिपा पदार्थ म्यूकस जो है वो उसको डस्ट पार्टिकल्स को अपने में चिपका लेता है, जिससे आगे डस्ट पार्टिकल आगे ना जाए। ये फिर एयर इधर से जाती है ऐसे और ये है एयर ऐसे और फिर यहाँ पर ये एल्वोलाई तक एयर जाती है। लेकिन एल्वोलाई को किस तरह से ये फैलती है और किस तरह से सिकुड़ती है, उसके लिए ये एक डायाफ्राम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये एक मस्कुलर पर्दा होता है जिसको हम डायाफ्राम बोलते हैं। ये डायाफ्राम जब कभी ये ऐसे अगर नीचे की तरफ हो जाता है तो ये एल्वोलाई जो है ये एक्सपेंड कर जाती हैं, फूल जाती हैं गुब्बारे की तरह से। और जब ये डायाफ्राम ऊपर होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और इनसे एयर बाहर हो जाती है। तो ये यहाँ तक जो अभी हमने सीखा, ये हमने रेस्पिरेशन का एक पार्ट जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग, ये अभी तक ब्रीदिंग तक हमने जो है ये सीखा। ये ब्रीदिंग में एयर यहाँ से अंदर गई जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, वो एल्वोलाई तक गई और एल्वोलाई से ही फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके वापस इसी रास्ते से होती हुई नोस्ट्रिल से बाहर निकलती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये ब्रीदिंग होता है। और ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, छोटा हिस्सा है। तो आगे रेस्पिरेशन किस तरह से होता है ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताऊं। ये जो एल्वोलाई होती है बहुत ही पतली होती हैं। ये अगर हम यहाँ से इनमें ब्लड कैपिलरीज जो हैं बहुत ही महीन हो जाती हैं और यहाँ से ऑक्सीजन जो है ब्लड में एंटर करती है। मैं यहाँ पर आपको इधर बताऊं, जैसे कि ये ऑक्सीजन इसके अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये एल्वोलाई है और ये जो है इधर एल्वोलाई में ऑक्सीजन आ गई है और इधर जो है इधर हम मान सकते हैं ये है ब्लड कैपिलरीज है। ये ब्लड कैपिलरी है, इसमें ऑक्सीजन इस ब्लड कैपिलरी में एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वोलाई में आती है। ये सारा होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए। जैसे ही ऑक्सीजन इस ब्लड में प्रवेश करती है, ब्लड के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को कैच कर लेता है और आगे बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से होती है वो इसमें एल्वोलाई में आ जाती है और एल्वोलाई से ऐसे होती हुई बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से ये रेस्पिरेशन, ये आगे जो होता है ये ऑक्सीजन किस तरह से प्रत्येक सेल तक जाती है, ये सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम बताएंगे। लेकिन अभी हम रेस्पिरेशन बता रहे हैं, तो आगे अभी हम रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा आगे पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन सेल्स में किस तरह से होता है। एल्वोलाई से आगे जाकर के ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू प्रत्येक सेल तक जाती है। जैसे कि पचा हुआ खाना
छोटी आंत में पच कर जाता है, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है पच करके, और ये छोटी आंत हमारी जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से ब्लड में मिक्स हो जाता है और आगे ये ब्लड के थ्रू हर कोशिका तक, हर सेल तक हमारी बॉडी की पचा हुआ भोजन ग्लूकोज के रूप में जाता है। और यहाँ से ऑक्सीजन भी ब्लड के थ्रू प्रत्येक सेल तक आगे जाती है, और आगे जाकर के ये ब्लड जो ग्लूकोज जो होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, जिससे कि एनर्जी मिलती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस फिर से यहाँ पर एल्वेलाई तक आती है और फिर ये बाहर निकाल जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से रेस्पिरेशन सेल्स में होता है। हाँ, तो बेटा मैं आगे आपको बता रहा था रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन में हमने ये सीखा कि पचा हुआ भोजन ग्लूकोज के रूप में प्रत्येक सेल में जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है और ये ब्लड के थ्रू प्रत्येक सेल में, प्रत्येक कोशिका के अंदर ये जो है प्रवेश कर जाता है, एंटर करता है, और ये साइटोप्लाज्म में, कोशिका के साइटोप्लाज्म में ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। 2 मॉलिक्यूल्स इसके बन जाते हैं जिसे हम पाइरोवेट कहते हैं। ये पाइरोवेट 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ये 6 कार्बन कंपाउंड है, तो जब 2 टुकड़ों में टूटेगा तो 3 कार्बन कंपाउंड, 2 पाइरोवेट बनेंगे जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होंगे। ये पाइरोवेट फिर कोशिका के सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पाइरोवेट एंटर कर जाता है और ऑक्सीजन भी ब्लड के थ्रू हर सेल के अंदर एंटर कर जाती है, और ऑक्सीजन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाती है। और ये पाइरुवेट इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है इसका, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक कार्बन कंपाउंड है ये बनता है, और वाटर बनता है, और साथ में एनर्जी निकलती है जो कि एटीपी के रूप में स्टोर कर ली जाती है। और इस एनर्जी को हम अपने बॉडी के सारे कार्यों में यूज करते हैं। जैसे मैं चल रहा हूँ, मेरा हाथ इस तरह से जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ, तो ये सारी एनर्जी एटीपी के रूप में फिर से हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये पूरा जो है ये हमारे इसमें ये बॉडी के अंदर इस तरह से रेस्पिरेशन प्रक्रिया होती है। एक मोड और होता है यीस्ट में। क्या होता है इनमें? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जहां पर है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक और मोड है रेस्पिरेशन का। इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है और उसमें इथेनॉल बनता है। इथेनॉल जो कि ये 2 कार्बन कंपाउंड है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि इसमें जो है कंप्लीट बर्निंग नहीं हो रही, ये 2 कार्बन कंपाउंड रह जाता है, तो इसमें इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, तो इसलिए इसमें एनर्जी भी कम मिलती है। इसमें हमारे को सिर्फ जो है 2 एटीपी एनर्जी मिलती है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एटीपी एनर्जी मिलती है, और जबकि इसमें जो इस वाले मोड में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो ये जो मोड है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं और इसमें एनर्जी कम निकलती है। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इथेनॉल क्या होता है? शराब। गन्ने के रस से जो शराब बनाई जाती है उसमें ये यीस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इथेनॉल बनाते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ये इथेनॉल जो है ये यही होता है, अल्कोहल होता है। तो ये प्रक्रिया को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एक मोड और होता है कि देखिए कई बार क्या होता है कि हम जब अपने बॉडी के पार्ट को किसी को बहुत ज़्यादा जब काम करता है कोई बॉडी का पार्ट, तो वहाँ पर पूर्ण रूप से सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। जैसे हम बहुत ज़्यादा पुशअप लगा लें या उठक बैठक लगा लें तो वहाँ पर हमारा बॉडी का पार्ट जो है बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, फूड की भी आवश्यकता है, लेकिन वहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, तो वहाँ पर एनर्जी तो उस हिस्से को चाहिए, एनर्जी तो रिलीज होती है, लेकिन वहाँ पर इनकम्प्लीट बर्न होता है और यहाँ पर एक 3 कार्बन कंपाउंड लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और लैक्टिक एसिड के कारण मसल्स में पेन होता है। आपने देखा होगा अगर हम बहुत ज़्यादा पुशअप लगा लें तो मसल्स हमारे क्रैम्प आ जाता है और उसमें पेन होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो जब डिसॉल्व हो जाता है लैक्टिक एसिड तब हमारे को पेन में से रिलीफ मिलता है। तो ये एक मोड और है होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी इसमें हमारे को मिलती है। तो ये यहाँ पर हमने पूरा आपको बता दिया कि किस तरह से ये रेस्पिरेशन पूरा होता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये और ये दोनों जो है ये वाला और ये वाला, ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। इस प्रकार से पूरा कंप्लीट जो है रेस्पिरेशन बताया। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू वापस आकर के हमारे लंग्स में आती है और लंग्स से हम जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो पूरा ये सिस्टम जो है रेस्पिरेशन इस तरह से हमारा कार्य करता है। थैंक यू।